नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बेस मेटल्स की कि मेटल मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, मेटल मार्केट के डायनामिक्स क्या हैं, फंडामेंटल क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है और क्या कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, क्या पोटेंशियल है 2025 में। इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ है चितरंजन रेगे जो कि हेड है बेस मेटल्स एमसीएक्स कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज, इसके ऊपर मेटल का बहुत बड़ा ट्रेड होता है। तो रेगे जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस वक्त जो मेटल मार्केट के डायनामिक्स हैं वो क्या हैं ग्लोबली और इंडियन मार्केट में। सो झा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनवाइट के लिए। फ़िलहाल मतलब बाज़ार के डायनामिक्स जो हम लोग इतनी बारीकी से ट्रैक नहीं करते, लेकिन जो बाज़ार के काम करने वाले लोगों से मिलकर के जो समझ में आता है उसमें डेफिनेटली रीजनल डिमांड सप्लाई वाला इशू जो हमेशा से भारी रहा है वो है। जो एक और चीज़ हाल फिलहाल में जो कॉपर में कैथोड्स में जो BIS इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एल्यूमिनियम प्राइमरी मेटल में इंगट्स में जो BIS इम्प्लीमेंट हुआ, जो लगभग करीब 1.25 साल से जिसका इंतज़ार था, फाइनली वो 1 दिसंबर से लागू हो गया है। तो एक जो ख़ास चीज़ कॉपर जो लीडिंग मेटल है और एल्यूमिनियम जो काफ़ी तादाद में जिसकी ट्रांजैक्शन होते हैं, इसमें जो BIS इम्प्लीमेंटेशन जो करीब साल सवा साल से जिसका इंतज़ार था वो फाइनली 1 दिसंबर से लागू पड़ा। तो इसके चलते हमने भी एहतियातन कॉन्ट्रैक्ट में जो सबको आगाह किया था कि भाई अक्टूबर जो है वो आखिरी महीना रहेगा जहाँ पे BIS या नॉन BIS माल की डिलीवरी हो सकती है, उसके बाद से हम BIS मेटल का ही आदान प्रदान करेंगे। तो फाइनली जब ये इम्प्लीमेंट हो गया है तो मुझे खुशी है कि कॉपर कॉन्ट्रैक्ट में स्टेबिलिटी है, रेगुलर बेसिस पे माल आ रहा है। एल्यूमिनियम में बाज़ार भी एडजस्ट हो रहा है, मुझे लगता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी धीरे धीरे करके। पर मुझे उम्मीद है कि रेगुलर बेसिस पे ये क्वालिटी प्रेसिडेंस या जो गवर्नमेंट लाना चाहती है एक समानांतर तरीके से कि जो क्वालिटी प्रोड्यूस अगर रॉ मटेरियल का रहेगा तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वही वैल्यू मतलब क्वालिटी का बनेगा। इसके चलते ये जो आप कह रहे हैं कि BIS इम्प्लीमेंट होने से कॉपर में आप कह रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी आई है मार्केट में, राइट? तो मैं जानना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक ट्रेड को इससे फ़ायदा हुआ है या थोड़ा वो सतर्क हो गए हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है BIS आने से? इससे देखिए, BIS आने से मेरा ये मानना है कि फिजिकल मार्केट में कंसिस्टेंसी आ जाती है। मतलब जो पैरामीटर है भाई, एक तरीका ये रहता था कि जो हम ये कहते थे कि LME रजिस्टर्ड ब्रांड है और उसके तहत हम काम कर रहे हैं। अब BIS में जो चीज़ लाइसेंस है तो उसका जो बैकएंड पे जो ग्रेड है, केमिस्ट्री है और जो कॉम्पोजिशन है उसकी स्टैंडर्ड हो गई। तो जब जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है उसमें सब्जेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है। मतलब मैं अगर अपने मतलब ऑडियंस के लिहाज से आपसे ये पूछूं एकदम इजी लैंग्वेज में कि अब अगर कोई MCX पर कॉपर में ट्रेड लेता है, राइट, और उनकी और कॉपर की डिलीवरी लेता है तो उसको BIS ही डिलीवरी मिलेगी, राइट? जी। तो वहाँ पे क्वालिटी को लेके कोई चिंता वाली बात नहीं, सब्जेक्टिविटी कुछ नहीं। मतलब जो जिसका BIS लाइसेंस धारी जो है वही व्यक्ति डिलीवर कर सकता है, मार्के वाला माल ही हमारे पास आएगा। और ये बाजार में इम्प्लीमेंट होने का तात्पर्य ये है कि अब जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, मतलब बात ये नहीं है सिर्फ MCX पे, अदरवाइज भी जो अगर कैथोड के ट्रांजैक्शन अगर MCX के बाहर भी अगर होते हैं तो वो मार्के वाले माल के ही होंगे। इससे एक ये दिशा जो मिलती है बाजार को ये है कि अब आदान प्रदान रॉ मटेरियल का एक स्टैंडर्ड ग्रेड का होगा। स्टैंडर्ड ग्रेड मतलब सब्जेक्टिविटी जो है न तो बायर के दिमाग में रहेगी न सेलर के दिमाग में रहेगी। मैंने अगर ये बताया कि मैं ये वाले ग्रेड का माल ले रहा हूँ या दे रहा हूँ और उसमें एक ग्रेड में अगर 10 डेजिग्नेशन थे तो कौन से डेजिग्नेशन पर जो कारोबार कर रहा हूँ उसमें सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। ओके, लेकिन एक बात आप जरा हमें बताएं, जैसे कि आपने कहा कि BIS इम्प्लीमेंट होने से सब्जेक्टिविटी खत्म हो गई है, लेकिन चूंकि हम इंपोर्ट भी करते हैं कॉपर को अलग अलग फॉर्म में, कॉपर ट्यूब या बाकी फॉर्म में, तो इंपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है? क्या इंपोर्ट कम हुआ है क्योंकि ये फिल्ट्रेशन हो गया है, तो क्या इंपोर्ट में कुछ कमी आई है? सर, जो BIS का लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है इसमें किसी पे पाबंदी नहीं है। मतलब जो बाहर देशों में जो प्रोड्यूसर हैं जो इंडिया में वो ले सकते हैं। कई बार होता है कि बहुत सारे जब ऑब्लिगेशन आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है ओवरऑल सप्लाई पर। जहाँ साहब आप देखिए, हमारे यहाँ पे जो कॉपर का कंजम्पशन है
उसके चलते और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसके चलते गैप है, मतलब इंपोर्ट की गुंजाइश बनती ही है। तो जो लोग BIS में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका माल यहाँ पे बिक पाएगा और रेगुलर, उस वजह से मुझे लगता है कि जो विदेशी प्रोड्यूसर्स हैं जो इंडिया में माल सप्लाई करना चाहते हैं, हाथों हाथ BIS रजिस्ट्रेशन करा करके माल सप्लाई करने की। BIS जो मैंडेटरी है वो सिर्फ एक्सचेंज के वेयरहाउस या एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंडेटरी है या फिजिकल में ओवर सब जगह मैंडेटरी है? सब जगह। ये यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई कर दिया गया है कि अगर कॉपर कैथोड्स का कोई भी व्यापार करेगा, चाहे वो एक्सचेंज में डिलीवरी दे चाहे ना दे, अगर कोई प्रोड्यूसर अपने यहाँ से प्रोड्यूस करके माल अगर कंज्यूमर को डायरेक्टली भेज रहा है तो भी उसको BIS मार्का होना जरूरी है। अगर हम विदेश से इंपोर्ट करके डोमेस्टिक में बेच रहे हैं, अगर कैथोड है तो भी उसमें BIS रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये यूनिफॉर्मिटी, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है इसमें, ये यूनिफॉर्मिटी पूरे ट्रेड के लिए लागू कर दी गई है। ओके, तो ये चलिए कॉपर की बात होगी। अब मैं आता हूँ लेड पे। लेड पे भी बहुत कुछ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में बताएं। जो ब्रांडिंग वाली बात है लेड में, उसको जरा समझाइए, कैसे हुआ है, क्या हुआ है? तो ज़्यादा इसमें विशेष मुद्दा ये था, जो हमारी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी और तमाम फिजिकल मार्केट वालों का भी हमें ये सलाह थी कि जो स्टैंडर्डाइजेशन और प्राइस डिस्कवरी जो होती है वो उसमें हम LME रजिस्टर्ड ब्रांड्स पे डिपेंडेंट रहें, वो तो एक बात थी स्टार्ट करने के हिसाब से। प्रोग्रेसिवली सबका ये कहना था कि जो भी रिसाइकल्ड मेटल होता है, आज मेरी गाड़ी में अगर बैटरी में बदलता हूँ तो बैटरी की प्रक्रिया ये है कि वो डीलर के थ्रू, फिर वो कंज्यूमर के थ्रू रिसाइकल होकर के वापस सिस्टम में आता है, राइट। तो उनका ये कहना था कि ये जो रिसाइकल्ड मेटल है इसकी केमिस्ट्री को अगर स्टैंडर्डाइज करके हम अगर इसको भी एलिजिबल करें MCX में डिलीवरी की, तो ये प्राइस डिस्कवरी और जो फिजिकल मार्केट है उसका रुझान हमारे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, और मतलब अल्टीमेटली क्या प्राइस डिस्कवरी जो है बेंचमार्किंग है। जो बैटरी बनाने वाला है उसको अगर ये पता रहे कि हाँ ये स्टैंडर्ड ग्रेड का माल मैं MCX की प्राइस पे अगर खरीद सकता हूँ तो उसके लिए भी एडवांटेज है। ठीक, उस हिसाब से करीब 4-1 साल पहले हमने इनिशिएटिव लिया था। तो सबसे पहले हमने तमाम कंज्यूमर्स से ये चर्चा करके एक ग्रेड का डिवाइस किया, जिसमें कि उनका ये कहना था कि तमाम जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसका आप मेजर करके इसमें डाल दीजिए, और रिवर्स कैलकुलेशन के बेसिस पे बैलेंसिंग एक्ट में 99.98% प्योरिटी का लेड जो हमने एक ग्रेड बनाई। तो सेबी के कहने अनुसार हमने वो ग्रेड को BIS में एम्पैनल किया और उसके तहत हमने ब्रांडिंग का काम चालू किया। अब ब्रांडिंग का काम चालू करना मतलब जो हमारे पास जो रिसाइकल्ड प्रोड्यूसर हैं जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं वो हमारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद हम हमारे टेक्निकल ऑडिटर को उनके प्लांट्स का ऑडिट करने के लिए भेजते हैं, पेपर वर्क, वर्किंग कंडीशन, प्रोडक्शन के तरीके, एंड फाइनली उनके सामने जो प्रोडक्शन होता है उस बैच में से सैंपल लेकर के हम ये भी तय करते हैं कि जो केमिस्ट्री फाइनली ये जो ये प्रोड्यूसर बना रहा है ये उस हमारी ग्रेड के मैचिंग है या नहीं। और वो प्रक्रिया 2 मरतबा होती है, और वो वहाँ पे सिर्फ एसेइंग से बात खत्म नहीं होती है, वो प्रोडक्शन जो है उस बैच का एक बार एसेइंग अगर ओके रहेगी तो वो कंज्यूमर के पास भी जाता है। तो कंज्यूमर के यहाँ पे जो बैटरी बनाने वाला है या एलॉय बनाने वाला है लोग हैं, वो उसको कंज्यूम करके वो हमको सर्टिफाई करते हैं कि फाइनली जब हमारे यहाँ पे इसकी यूजेज हुई तो ये अप टू द मार्क था या नहीं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ये 2 मरतबा होता है, तो ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनली हमारी ब्रांड अप्रूवल कमेटी एक बार अप्रूवल होने के बाद हम फॉर्मली उस ब्रांड का, वो जो ब्रांड मतलब ये होता है कि उस प्रोड्यूसर का वो प्लांट, मतलब अगर एक मानिए कोई प्रोड्यूसर है जिसके प्लांट अगर 3 अलग अलग शहरों में है तो हर शहर का वो प्लांट जो है वो अलग ब्रांड होता है, तो उसको हर प्लांट के लिए वो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है और वो होने के बाद वो ब्रांडिंग होती है। अब ब्रांडिंग करने से कहने का मतलब ये है कि कल MCX में अगर वो हेजिंग करने के लिए उसने रॉ मटेरियल खरीदा, बैटरी इंपोर्ट करी या डोमेस्टिकली लिया, और जब फाइनल प्रोड्यूस उसका तैयार हो गया तो उसने हेजिंग करी, जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो आपने अपने आप को प्राइस सेफगार्ड करने के लिए आपने MCX में हेज किया हुआ है। हेज किया हुआ मतलब आपने बेचा हुआ है। फाइनली जब वो फिनिश गुड बनता है, मतलब रिफाइंड लेड बनता है, तो वो उठा करके MCX में, क्योंकि वो ब्रांडेड मेटल है वो MCX में डिलीवरी दे सकता है। ओके, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है प्रोसेस पूरा, पर इसकी बहुत होना चाहिए ना। नो, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इसलिए है क्योंकि अगर उतनी प्रक्रिया न करें तो कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि ये क्वालिटी मेटल बन रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये सेलेक्टिव अप्रोच सिर्फ कॉपर और लेड में क्यों, बाकी मेटल में क्यों नहीं? तो कॉपर में हम ब्रांडिंग का काम अभी चालू नहीं किया है। BIS तो है ही कॉपर में, BIS एल्यूमिनियम में भी लागू हुआ है। अच्छा, एल्यूमिनियम में भी? जी, एल्यूमिनियम पे भी लागू हुआ है। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव था। आपको लगता है सब में होना चाहिए, सारे मेटल में, जब कर रही हो सब में कर दो? मेरे ख्याल में ये स्टैगर्ड तरीके से गवर्नमेंट एक एक करके सभी मेटल्स में, सभी तमाम चीजों में कर रही है। अच्छा, तो जिन मेटल्स में नहीं है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसमें भी BIS इम्प्लीमेंट होगा।
ये बढ़िया बात आपने बताई। लेकिन अब जरा हमें ये बताइए कि चूंकि चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल्स का, और चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बढ़िया नहीं है अभी, तो चूंकि मेटल मार्केट वहीं से ड्राइव होता है मोस्टली, तो अभी आपको फ्यूचर दिख क्या रहा है? मतलब मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन क्या डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेटल मार्केट का फ्यूचर 25 में ब्राइट है, या वहां पर कुछ आपको डार्कनेस दिख रहा है? ज़्यादा आप प्रैक्टिकली मतलब मेटल मार्केट को आप एक बार अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे जो एक बार प्रोडक्शन यूनिट लगता है, जिसकी मान ली जाए कि महीने की 100 टन बनाने की क्षमता है, उसमें ना कभी कोई रियायत नहीं होती। उनका एफिशिएंसी ये है कि 100 टन की कैपेसिटी है तो मुझे 101 टन बनाना है। तो भाव चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उनकी हमेशा टारगेट ये रहता है कि मुझे अपना पूरा प्रोडक्शन करना है और बाजार में बेचना है। आज चूंकि मेटल्स नॉन पेरिशेबल है, मतलब इनको स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक, तो अगर मतलब चाइना जो है बहुत बड़ा कंज्यूमर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतना ही बड़ा प्रोड्यूसर भी है। तो अगर मान लिया जाए कि उनके प्रोडक्शन में अगर मैचिंग डिमांड अगर डोमेस्टिक या चाइना के बाजारों में नहीं है, तो वो ओवरसीज एक्सपोर्ट कर देंगे। तो लेकिन ये मार्केट पे इसका इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है ना। तो आज ये जो अंदेशा है, एस्टिमेट है एनालिस्ट के कि इस तरीके से ये मार्केट या मतलब जो उनके एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ का डिमांड ड्राई हो गई है या नहीं होगा, ये आने वाले समय में इसकी हकीकत। लेकिन मार्केट तो उसको पहले डिस्काउंट कर लेता है ना। तो वो डिस्काउंटिंग जो है वो एक बात है, बट मतलब एक्चुअल में जब हर एक महीने का प्रोडक्शन आकर के कितना तो वो डोमेस्टिक कंज्यूम कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये आंकड़े अपने को तब पता लगेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फ्यूचर ब्राइट है 25 में? जी जी। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया मिस्टर रेगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे चितरंजन रेगे, जिन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि MCX जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेटल डेरिवेटिव मार्केट के लिए, वहाँ पर क्या कुछ नया हो रहा है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, और ग्लोबली इस वक्त मेटल मार्केट को लेकर चल क्या रहा है, डिमांड सप्लाई क्या है। लेकिन ओवरऑल जो एक बात इन्होंने लास्ट में कही वो ये कि नए साल में यानी 2025 में मेटल मार्केट का फ्यूचर ब्राइट है। थैंक यू।